जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने अपने अकाउंटेंसी की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी बेटा। आपके जितने भी टॉपिक थे वो सब आपने क्लियर कर लिए होंगे। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग जो हैं केवल बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं केवल उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपने चैप्टर नंबर 1 की मिस्टेक्स। ठीक, चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स बेटा वो करते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब क्वेश्चन में आपको ड्राइंग की कोई डेट ना दे रखी हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के साथ लिखा हो बेटा, तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। पहली चीज़ आपको ये बहुत ध्यान रखनी है। अब इसी में एक और चीज़ है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, वो है अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बेटा वो पर एनम दे रखा है या विदाउट पर एनम दे रखा है। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो इस बार हमने देखे जिनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा वो विदाउट पर एनम दे रखा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते नहीं पर एनम है या नहीं है और हम लोग अपना एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर देते हैं। जब क्वेश्चन में पर एनम ना दे रखा हो, ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट पे टोटल इंटरेस्ट निकालना होता है। आपको जो है एवरेज टाइम पीरियड नहीं निकालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो आपको दे रखा हो ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ, बट अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम के साथ है तो एवरेज पीरियड निकलेगा, पर एनम के साथ नहीं है तो एवरेज पीरियड नहीं निकलेगा। क्लियर? फिर तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है बेटा वो रखनी है अबाउट डेट। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं तो बेटा हम डेट भूल जाते हैं कि कितनी तारीख को, ठीक है, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की या कितनी तारीख को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ये गलती भी बच्चे बेटा बहुत सारी करते हैं, तो इस डेट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका पार्टनर कमीशन है उसमें भी आपको ध्यान रखना है बेटा, बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है, बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कब जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कैपिटल की रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सैलरी देना है तो पहले उन सब का रेशो निकालना है कि कितना सैलरी बनता है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, और अगर आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो उसी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो बेटा सेकंड चैप्टर में तो ऐसी कोई मिस्टेक्स होती नहीं है। ठीक है, बच्चे नॉर्मली उसको ठीक कर देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों में हो जाती है, वो कौन सी है बेटा, हम गुडविल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर से आपका जो है बैलेंस शीट में भी गुडविल आता है और आपका एडजस्टमेंट में भी गुडविल आता है, और वो सभी चैप्टर में चलता है बेटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। तो उसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है वो चैप्टर चाहे कोई भी हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो नीचे गुडविल दे रखी होती है बेटा, एडजस्टमेंट में जो गुडविल दे रखी होती है उसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट केवल कंपनसेट करने के लिए करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो 3 चैप्टर में जैसे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, रिटायरमेंट है और डेथ है, उसमें तो एंट्री होती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और एडमिशन में होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा कि जो बैलेंस शीट की गुडविल है, ठीक है, और जो नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल है, इनका हमें क्या यूज करना होता है। ठीक है, कई सारे बच्चे मैंने अभी भी देखे हैं जो क्या कर रहे हैं कि उसको भी रिवैल्यूड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं जब बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखी होती है और नीचे एडजस्टमेंट में भी गुडविल दे रखी है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको
जो एग्जिस्टिंग गुडविल है राइट ऑफ करना है और नीचे वाली गुडविल से कंपनसेट करना है बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके रेशो में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर की। अब बेटा जो एडमिशन चैप्टर है, ठीक है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेशो की। अब रेशो में देखिए कई बार ऑफ हिज लिखा होता है या लिखा होता है ही गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर और ही सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा ये एक ही बात होती है, गिव कह लो या सरेंडर कह लो। और जब कभी क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और जब फ्रॉम लिखा हो तो बेटा वहां पे आपको माइनस करना है। क्लियर। अब इसके अलावा एक और जो गलती करते हैं बेटा, वो गलती होती है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बैलेंस शीट में भी दे रखा होता है बेटा और नीचे भी दे रखा होता है आपकी एडजस्टमेंट में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवैल्यूएशन में केवल वो दो केस में जाएगी बेटा, जब क्लेम फॉर वर्कमैन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर क्लेम है बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। इसके अलावा किसी और केस में बेटा जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। क्लियर है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल तब यूज होता है बेटा जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू से कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज नहीं होता है अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थोड़ा सा बेटा इसका भी आपको ध्यान रखना है, बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ एडमिशन में ही बेटा जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है, उसी को बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे कैपिटल कैलकुलेट करने का मतलब सेम ही होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ यहीं पर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी लिखा होता है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हाफ ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, उसका टोटल करके बेटा उसका हाफ निकाल देना है, फिर वहां पे प्रोपोर्शनेट नहीं निकालना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब एडमिशन में जब आप हिडन गुडविल निकालेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम लिखते हैं ना बेटा टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड द पार्टनर्स, तो यहाँ पे ओल्ड द पार्टनर्स में नए पार्टनर की कैपिटल भी इंक्लूड है, बट जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होती है बेटा वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। मतलब उनका जो कैपिटल का बैलेंस शीट में दे रखा है उसमें जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो ऐड करने हैं, जितने भी लॉस है वो सब आपको लेस करने हैं, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में लिखा होता है मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 से घटी है। ठीक है, और एक जगह लिखा होता है मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 10,000, तो इसका मतलब होता है बेटा मशीन की जो बुक वैल्यू थी उसको घटाकर 10,000 करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। बाय का मतलब होता है जितना दिया है उतना आपको घटाना है या बढ़ाना है, और टू का मतलब है बढ़ाकर या घटाकर आपको उसके इक्वल करना है जो टू के साथ वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, एक गलती बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी बच्चे ज्यादातर कर देते हैं। बच्चों को जो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने की एंट्रीज है वो एक ही याद होती है, वो होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा हर बार ये एंट्री नहीं होती है, ओनली इन द केस व्हेन देयर इज नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हमने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दे रखे हो तो केवल उस केस में आपको एंट्री करनी है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है बेटा तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री करने के लिए आपको करना पड़ता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चों को केवल एक ही एंट्री याद होती है P&L सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग केस है, इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब ऐसे ही जब
करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला जाता है बेटा टर्नओवर के बेस पर या सेल्स के बेस पर, तो हमें वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लेना है जिसके लिए डिसीज पार्टनर ने करंट ईयर में काम किया है। क्योंकि जब सेल्स के बेस पर हम प्रॉफिट निकालते हैं पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का, तो हमें केवल सेल्स और प्रॉफिट के रेशो के बेस पे निकालना होता है बेटा, उसका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता है। एक ये भी बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर देते हैं। अब इसके अलावा जब हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और लिखा होता है, देखो लिखा है क्वेश्चन में कि इमीडिएटली पे टू हिज एग्जीक्यूटर, बट बच्चे फिर भी क्या करते हैं बेटा, डिसीज पार्टनर की कैपिटल की डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं बेटा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब पार्टनरशिप में बेटा एक और बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है, या शायद हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। वो क्या है कि जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिखा रखा है और नीचे लिखा है दैट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विल बी मेड थ्रू करंट अकाउंट, तो यहां पर समझिए बेटा, जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिखा रखा है तो इसका मतलब है कि जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जो हम चीजें ट्रांसफर करते थे वो सब कहाँ जाएंगी, वो सब बेटा करंट अकाउंट में जाएंगी। अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिखा रखा है तो वहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब नीचे लिखा होता है बेटा कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विल बी मेड थ्रू करंट अकाउंट, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, वो जो करंट अकाउंट है वो केवल ओपन किया जाता है बेटा किस चीज के लिए, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। नई फर्म में अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा बनती है बट जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है वो कम है, तो नॉर्मली हम कैश लेकर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कैश नहीं लेके आना है बल्कि उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन करना है। तो जो एडजस्टमेंट में आपको करंट अकाउंट दे रखा होता है बेटा वो केवल कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए दे रखा होता है और उसको हमें नई फर्म की बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है लायबिलिटी या असेट साइड में, राइट। जबकि जो बैलेंस शीट में दे रखा होता है बेटा उससे केवल ये चीज पता चलता है कि यहाँ पर जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है और जो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी कहाँ पे करनी है बेटा, करंट अकाउंट में करनी है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चों को जो है बच्चे गलत करते हैं और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है बेटा। अब बात करते हैं बेटा डिजुलेशन की। डिजुलेशन में आपको बहुत बड़ी चीज ध्यान रखनी है, जब हम असेट्स या लायबिलिटी को पे करते हैं या असेट्स को रियलाइज करते हैं तो हमें केवल 3 ही नाम यूज करने होते हैं 3 अकाउंट्स के। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स ने असेट्स लिया है, लायबिलिटी पे की है। दूसरा कैश या बैंक अकाउंट, अगर ट्रांजैक्शन कैश में सेटल्ड हो रही है। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन तो कॉमन है बेटा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि पार्टनर्स ने कोई रोल प्ले किया है या नहीं किया। अगर पार्टनर्स ने किया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, अदरवाइज कैश अकाउंट लिखोगे, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे पार्टनर्स लोन है उसको हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करते हैं, अगर जितना उसका लोन है सारा पेमेंट होता है। बट यहाँ पर मान लीजिए पार्टनर का लोन है 5000 और फर्म पे कर रही है 4500, तो यहाँ पे बेटा आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजुलेशन में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल असेट्स की तरह होता है, ठीक है। टेंजिबल असेट्स की अगर कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो बेटा उसकी बुक वैल्यू के बराबर रियलाइज माना जाता है। और बट इनटेंजिबल असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू ना दे रखी हो बेटा तो उसको हम 0 मानते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब था बेटा आपका फर्स्ट बुक यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बुक यानी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो बेटा कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी शेयर तभी इशू कर सकती है जब कंपनी को कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव हुई हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं प्रोराटा की बेटा, तो प्रोराटा में हमेशा एप्लीकेशन आई होती है ज़्यादा और शेयर्स इशू होते हैं कम। अब बच्चे क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या शेयर इशूड तो वो उल्टी वैल्यू कर देते हैं बेटा, ठीक है। आप सोच के देखो कि प्रोराटा में ये कैसे पॉसिबल है कि आपने अप्लाइड किए हों कम और शेयर्स अलॉट हुए हों ज़्यादा। तो हमेशा अप्लाइड ज़्यादा होगा और अलॉट कम होगा। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है बेटा, 10% होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस फर्म कंपनी जो प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर को वो 12% पर एनम है, 10% पर एनम है और 12% पर एनम है। तो पहला केस ऐसा है जिसमें कंपनी देती है ज़्यादा यानी 12% पर एनम और ले रही है कम यानी 10% पर एनम। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स इशूड निकालते हैं तो वहाँ पे जो है आपको टोटल अमाउंट पेबल वो लिखना है ऊपर, और अपॉन में करना है बेटा, डिवाइड करना है उसको इशूइंग वैल्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर से, कि इशूइंग वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू से नहीं करना है, इशूइंग वैल्यू से करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स में देखिए रिडेम्पशंस के टाइम पर जो प्रीमियम होता है तो उसमें सेम एंट्री डेबिट में होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, तो सेम एंट्री क्रेडिट में होती है प्रीमियम और रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स के नाम पे, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान है बेटा, जब हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ये तो समझ में आता है गलती क्या हुआ, हम उसको ठीक भी कर देते हैं, बट उसका जो डबल साइड इफेक्ट है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, क्वेश्चन में लिखा है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ये बहुत बच्चे कर देते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डबल इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो डबल इफेक्ट होगा तो बेटा वहां पे लॉस भी जनरेट होगा, ठीक है, वो लॉस भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो दूसरा सा इफेक्ट है वो बच्चे नहीं देख पाते, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो बहुत गलतियां बच्चे इस तरीके की करते हैं, राइट। अब रेशोज में बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल दो अलग अलग चीजें होती है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड शेयर होल्डर फंड, दैट इज कैपिटल प्लस बोरोड फंड्स, ठीक है। जबकि जो कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, इक्विटी की हम लोग बात करते हैं, तो इट इज द सम टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो ये आपको रेशो में भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा रेशो में एक चीज और ध्यान रखना है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, यानी 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला है उसमें बच्चे ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो बेटा वहां पर जो असेट्स की वैल्यू होती है वो कॉस्ट पे होती है जिस पे हमने उसको परचेज किया था। तो और असेट्स में केवल दो ही चीज़ों से चेंज आता है, परचेज ऑफ असेट्स और सेल ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन हम असेट्स अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। अगर कोई असेट सेल हुई है तो असेट्स अकाउंट में शो करोगे, क्रेडिट साइड में टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, जितनी कॉस्ट है, ठीक है, जो हमने असेट्स का पार्ट बेचा है वो दिखाना है केवल, ठीक है, और कुछ नहीं दिखाना है। जब नीचे लिखा होता है बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो तो वहां पे केवल एक ही अकाउंट बनता है, नाम है असेट्स अकाउंट, और उसमें जो असेट्स अकाउंट बनता है बेटा वो बुक वैल्यू पे बनता है, मतलब डेप्रिसिएशन मिटाने के बाद। और उसमें जब हम असेट सेल करते हैं तो केवल बुक वैल्यू शो करेंगे उस पार्ट का जो हमने बेचा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10,000 की कॉस्ट थी, उस पर 4,000 डेप्रिसिएशन लगा था और वो आपने 5,000 में सेल कर दी, तो बेटा केवल हमें 6,000 का ट्रीटमेंट बताना है, 10,000 का ट्रीटमेंट नहीं बताना। बाय बैंक लिखेंगे 5,000, बाय लॉस ऑन सेल लिखेंगे 1,000, ठीक है। आई थिंक ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी बेटा जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय श्री श्याम।